हेलो बच्चों, मैं आपका यासर और स्टार्ट होगा नया लेक्चर। ये लेक्चर है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में। बच्चों, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्शन करके कुछ ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो फिर दोबारा हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होने के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके बनना पड़ेगा। अब देखिए, इतना सारा कहानी किस्सा तो आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बच्चों, एक एक करके हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को उठाएंगे और उसका क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ से बनते हैं और क्या क्या प्रभाव है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर में आता है बच्चों एसिड रेन। आपको पता होना चाहिए एसिड रेन करवाने में जो हाथ है वो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड का हाथ है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये खुद प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। क्या बच्चों? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और इनका रिएक्शन से आगे जाके बन जाता है H2SO4 और HNO3, जिसके कारण एसिड रेन होता है। यानी एसिड रेन जो है वो एक प्रोडक्ट है और वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो चलिए, अगर हम एसिड रेन का बात करें, हम कौन सा रेन को एसिड बोलेंगे? जो नॉर्मल रेन होता है बच्चों, नॉर्मल वर्षा जो होता है वो भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक ही होता है। यानी 5 से 5.5 यानी 5 से 5.5 तक अगर pH रेंज है तो हम बोलेंगे ये नॉर्मल रेन है। नॉर्मल रेन का pH 5 से 5.5 तक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसिड रेन कब बोला जाएगा? जब रेन वाटर का pH अगर 5.6 से कम हो जाए। 5.6 से कम यानी मानिए अगर हम बोले कि इससे अगर कम हम नोटिस कर पा रहे, यानी 4 है, 5.5 है, मानिए 5 है, तो ये नॉर्मल जो रेंज है वो आपका 5.5 तक है। मानिए 5.5 तक हाईएस्ट। अगर 5.5 से कम होगा यानी 5.4, 5.3, 5.2, तो ये आपका एसिड रेन में ऐड किया जाएगा कि एसिड रेन। अब थ्रू एसिड रेन एटमॉस्फेरिक एसिड कम्स डाउन एंड डिपोजिटेड ऑन अर्थ सरफेस। देखिए एसिड रेन होता कैसे बच्चों? नॉर्मल रेन होता है, ठीक है, रेन तो नॉर्मल ही होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक एसिड साथ में आ जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक एसिड जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एसिड बनते हैं सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वाटर और ऑक्सीजन मिला के। यानी ये चारों मिलके ये दो चीज बना रहे हैं और ये दोनों बच्चों एसिड है। क्या है? यह है सल्फ्यूरिक एसिड, यह है नाइट्रिक एसिड। ये अभी एयर में है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हवा में ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा बच्चों, जैसे ही नॉर्मल रेन होगा, ये रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं बरसात के पानी के साथ और वो एसिड रेन बन के टपकते हैं। यानी एसिड रेन जो है वो रेन प्लस एसिड कहलाता है, एसिड रेन। अब एसिड रेन जो है बच्चों H2SO4 HNO3 इन एटमोस्फेयर, अगर देखिए रेन हो रहा है, इसके साथ ये मिक्स हो गया, एसिड रेन हो गया। अब देखिए जो एसिड जो होता है वो नॉर्मली हमारा एयर में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर किसी एरिया में मानिए इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ हद से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हद से ज़्यादा गाड़ी वगैरह चल रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उस एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ज़्यादा होगा और सल्फर ऑक्साइड भी ज़्यादा होगा, और ये वाटर के साथ और वहाँ के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एसिड बना देंगे। अब उस एयर में एसिड रहेगा, जब जब वहाँ पर बारिश होगी तब तब एसिड के साथ बरसा जाएगा और हम कहेंगे ये एसिड रेन हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब देखिए, हमने तो ये समझ लिया, हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि एसिड रेन हो कैसे रहा, एसिड रेन कैसे फॉर्मेशन होता है, ये पार्ट केमिस्ट्री का है। बट मैंने आपको वो भी बता दिया। हमारा काम ये है कि एसिड रेन से होने वाला कौन कौन सा नुकसान है, ये बायोलॉजी का पार्ट है बच्चों। बट ध्यान रखना है, एसिड रेन वर्सेस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स। अगर बच्चों ये प्लांट्स में होते हुए गुजरेगा, यानी जो रेन गिरेगा प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स के ऊपर कुछ कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको ये बहा के नीचे चला जाएगा। यानी सबको ये नीचे लेके चला जाएगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। मानिए पत्ता वगैरह को भी खराब कर देता है, फ्लावर वगैरह को भी खराब कर देता है, और अगर ज़्यादा एसिड कंटेंट रहा तो ये कई बार पेड़ को भी मार सकता है। अब देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमंस में ये रेस्पिरेटरी डिजीज काउज करता है एसिड रेन।
अब देखिए, इट इफेक्ट्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल बात है, अगर बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा? कोई ना कोई एक्वाटिक बॉडी में जाएगा, या तो लेक में जाएगा, या तो रिवर में जाएगा, या तो ओशियन में जाएगा, और वहाँ के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को ये दिक्कत पहुँचाएगा, यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर अगर बात करें कोरोड्स वाटर पाइप्स, अगर मैं बात करूं, अगर ये किसी तरह वाटर पाइप्स के अंदर आया, कैसे आ सकता है? मानिए कि किसी तरह अगर ये ग्राउंड के अंदर चला गया, फिर अगर ग्राउंड से किसी थ्रू अगर वाटर पाइप में आएगा बच्चों, तो पाइप जिन मेटल्स का बना रहता है, मानिए पाइप ज़्यादातर वाटर पाइप में जो है, वैसे तो यूज़ किया जाता है लीड, आयरन और कॉपर, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो ये इन चीज़ों को क्या करता है, पाइप्स के अंदर से जैसे ही ये गुजरेगा, तो ये वहाँ के जो मेटल से जो पाइप बना हुआ है, उन मेटल्स को ये अपने साथ लेके आएगा ड्रिंकिंग वाटर में, और वो पानी पीने के बाद वो मेटल्स हमारे अंदर आएंगे और हम बीमार पड़ेंगे। नहीं आ रहा है आपको समझ में? भाई मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये वाटर पाइप है, इसमें नॉर्मल पानी आना जाना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें एसिड रेन यानी एसिडिक वाटर अगर इसमें आना जाना करेगा, तो ये पाइप खुद जिससे बना हुआ है वो सारा चीज़ को ये अपने अंदर, एसिड है ना भाई, डिसॉल्व कर लेगा, और डिसॉल्व करके ये पानी के साथ साथ आएगा, और जो इसको लगातार पिएगा वो बीमार पड़ेगा। अब देखिए, इसमें ऐड कर देता है हेवी मेटल्स, जैसे कि ये इन ड्रिंकिंग वाटर, लीच हेवी मेटल्स इन वाटर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये नीचे से, यानी अगर एसिड रेन ग्राउंड वाटर में गया, अगर एसिड रेन ग्राउंड वाटर में गया यानी नीचे चला गया, तो कई बार सॉइल से यानी मिट्टी से भी हैवी मेटल्स को ये उठा के लेके आ जाता है। नॉर्मल पानी नीचे से हैवी मेटल्स को नहीं लाता है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, ये सॉइल में है, बट नॉर्मल पानी इसे उठा के लेके नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लाता है साथ में। लेकिन अगर एसिडिक वाटर रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से वो सारा चीज़ को ऊपर लेके आएगा, और हम पानी के साथ साथ पीते रहेंगे, और ये हैवी मेटल्स हमें अलग अलग तरीके से बीमार कर देगा। तो बच्चों, एसिड रेन कैसे बना, एसिड रेन का क्या क्या प्रभाव है, मैं पूरा तो इसमें नहीं बता पाया, अभी मैं और कुछ बताऊंगा एसिड रेन के बारे में। अब आपको करना क्या है, इसको नोट करना है बच्चों। अब हम लोग समझेंगे कि एसिड रेन जो है वो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, यानी ऐतिहासिक स्मारक, और ताजमहल भी उसमें इंक्लूड है, कैसे ताजमहल को प्रभाव किया है एसिड रेन ने, और एसिड रेन के चक्कर में हमारा ताजमहल का लुक धीरे धीरे कैसे ख़त्म होते जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको इसको नोट करना होगा बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ताजमहल और एसिड रेन के बारे में हम लोग समझते हैं कि ताजमहल से एसिड रेन का क्या लेना देना है, और कितना खतरा है बच्चों एसिड रेन से ताजमहल को। देखते हैं बच्चों, ताजमहल जो है वो आगरा में लोकेटेड है, और आपको पता होना चाहिए आगरा जो है वो हाईली इंडस्ट्रियल प्लेस है, यानी आगरा में और आगरा के अगल बगल बहुत सारा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री और फैक्ट्री होने से क्या प्रॉब्लम है कि जितना इंडस्ट्री और फैक्ट्री होगा वहाँ से उतना ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलेंगे। चिमनी भी होगी उसके साथ गैसेस निकालने के लिए, तो उनमें से सल्फर का भी ऑक्साइड्स होगा और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड्स होगा। ऊपर से आगरा में आपको पता होना चाहिए व्हीकल्स यानी गाड़ी का भरमार, इतना सारा समस्या है एक साथ। एक तो हाईली इंडस्ट्रियल इलाका है, ऊपर से व्हीकल्स है, और इतना सारा हार्मफुल जब गैसेस निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एसिड रेन होने का, और एसिड रेन होगा तो सबसे ज़्यादा खतरा ताजमहल को है। कि ताजमहल को एसिड रेन से क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए, अगर हम बोले कि हाईली इंडस्ट्रियल प्लेस है, SOx NOx का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, तो इनके कारण एसिड रेन होगा। एसिड रेन होने से मार्बल ऑफ ताज यानी ताजमहल का जो मार्बल्स है, जो पत्थर है, वो डिसकलर होते जा रहा है धीरे धीरे। डिसकलर आप जानते हैं, धीरे धीरे अपना नेचुरल कलर को खो रहा है, येलो इस टाइप का हो रहा है। लस्टरलेस यानी चमक भी खो रहा है धीरे धीरे। और स्टोन लेप्रोसी का मतलब है कि जब स्टोन जो है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाए बहुत पतला पतला लेयर्स में, हम उसको स्टोन लेप्रोसी कहेंगे। तो ताजमहल को एसिड रेन से ये दिक्कत है, कलर ख़त्म हो रहा है, चमक ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे उसमें भुरभुरापन आ रहा है, यानी स्टोन लेप्रोसी। अब भाई ताजमहल हमारा देश का आन बान शान है, तो क्या ऐसे ही थोड़ी हम छोड़ सकते हैं ताजमहल को? ऐसे ही नहीं छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में
कब बच्चों? 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। क्या फैसला था? कि हम एक काम करते हैं, ताजमहल जहाँ पर लोकेटेड है उसके अगल बगल लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये एग्जैक्ट डेटा आपको याद नहीं रखा है, 10,400 है, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर तक इसको इस तरीके से एक इलाका मान लिया गया, घेरा नहीं कि घेर दिया इसे, और उसको बोल दिया गया ताज ट्रेपीजियम जोन। क्या बोल दिया बच्चों? ताज ट्रेपीजियम जोन, यानी TTZ। अब जो है ताज ट्रेपीजियम जोन, और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बैन लगा दिया ताजमहल के अगल बगल में कि आप यहां पर कोल यूज नहीं कर सकते हैं, कोयला नहीं जला सकते हैं, आप डीजल और पेट्रोल का भी ताजमहल के 500 मीटर के अगल बगल तक आप डीजल और पेट्रोल भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यूज क्या करें सर? LPG, CNG, इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है। सर ये क्यों बैंड कर दिया गया और ये क्यों यूज़ करने बोल रहा है? ये जो प्रोटेक्शन जोन जो बनाया गया ताजमहल के अगल बगल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक, ये जो इसको बनाया गया बच्चों, इसका रीज़न है कि ताजमहल के अगल बगल कोई भी हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन कम से कम हो, कम से कम बने। सर कोयला अगर बैन कर रहा है तो क्या? देखो बच्चों, CNG और LPG के कंपेयर में कोयला जो है उसका जलने का एफिशिएंसी कम है। मतलब अगर आप LPG और CNG जलाते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अगर जलता है, तो इससे क्या होगा? जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है या फिर जो गैसेस है हार्मफुल, वो कम निकलेंगे क्योंकि ये अच्छे से जलते हैं एज कंपेयर टू कोयला, LPG और CNG जलने से लेस हार्मफुल गैसेस निकलता है। आ रहा है आपको समझ में? एज कंपेयर टू कोयला, ये दोनों जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ये दोनों को जलाने से हार्मफुल गैसेस बहुत कम निकलते हैं। तो और कोयला जलाने से ढाई निकलेगा, तो उन्होंने कोयला बैन कर दिया, बोला डीजल और पेट्रोल भी नहीं जला सकते हो। ये भी कुछ ऐसा ही है। CNG और LPG आप वहाँ जला सकते हैं, CNG और LPG। इसीलिए आज भी आपको ज़्यादातर दिल्ली के शहरों में CNG और LPG वाला गाड़ी मिलेगा। अब देखिए, इस एरिया को बोला गया है स्पेशल केयरिंग एरिया। ये एरिया जो है ताज ट्रेपीजियम जोन के नाम से जाना जाता है। बच्चों फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना डिटेल नहीं है, आपका बुक में इतना डिटेल नहीं है, बट याद, क्योंकि आपको एग्जाम बाद में देना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ताजमहल आगरा में है। आगरा एक इंडस्ट्रियल जोन है। इंडस्ट्रियल जोन होने के कारण वहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और इसके कारण से वहाँ पर एसिड रेन हो रहा है, और एसिड रेन होता था। एसिड रेन को देखते हुए ताजमहल में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेप्रोसी हो रहा था, उसके बाद कलर ख़त्म हो रहा था, और लस्चरलेस यानी कलर ख़त्म हो रहा था। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक फैसला लिया कि ताजमहल के अगल बगल 10,000 किलोमीटर तक एक ट्रेपीजियम जोन बना दिया जाए, जिसके अंदर आप कोयला नहीं जला सकते हैं, और डीजल और पेट्रोल भी ना के बराबर आप जलाइए तो CNG या फिर LPG, क्योंकि CNG और LPG एफिशिएंटली जलते हैं, जिससे ये हार्मफुल गैसेस कम निकलता है स्मोक के रूप में। और अगर ऐसा होता है तो हम ताजमहल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब आपको करना है क्या बच्चों? इसको नोट करना है। फिर मैं कुछ और चीज़ आपको बताऊंगा जो ताजमहल से रिलेटेड नहीं है, और लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जरूर है बच्चों, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे स्मॉग के बारे में। अब ये स्मॉग क्या है? नाम में ही दिख रहा है, यह है फॉग प्लस स्मॉग, या फिर स्मॉग प्लस फॉग को मिल जाता है स्मॉग। देखिए बच्चों, स्मॉग आपको पता है इंडस्ट्रियल या फिर व्हीकल से निकलने वाले धुआं को हम स्मॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉग। और फॉग मतलब होता है कोहरा, यानी जिसमें वाटर वगैरह हो। फॉग जो है ये नॉर्मल है, ये फॉग जो है ये कभी कभी होता है इन्वायरमेंट में, जब इन्वायरमेंट जो है वो वाटरी टाइप से होता है। अब देखिए लंदन में एक बार क्या हुआ बच्चों, लंदन स्मॉग बन गया। अब लंदन स्मॉग का नाम क्या है? क्लासिकल स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग, कोल इंडस्ट्री स्मॉग, इतना सारा नाम है, बट ये बना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 दिसंबर 1952 में 5 दिसंबर 1952 में ऐसा देखा गया कि लंदन के एयर जो है
वो येलो येलो कलर का एयर बन गया और पूरा धुंधला टाइप से हो गया और एयर का ब्लैंकेट दिखाई दे रहा है, यानी हवा जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका था, येलो कलर का एयर। समझ रहे हैं कितना डरावना माहौल हुआ होगा। अगला 5 दिन तक यानी 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक ऐसा ही रहा। लोगों ने ऐसा देखा कि एयर जो है वो पूरा येलो कलर का हो चुका है और ये एयर ब्लैंकेट्स के जैसा दिखाई दे रहा है कि एयर ऐसा है। अब देखिए क्या हुआ, ये बना कैसे, लॉजिक कैसे निकाला गया कि कोल बर्निंग की वजह से अगर हद से ज़्यादा कोयला का बर्निंग हो रहा है, जब जो कि उस वक्त लंदन में कोल इंडस्ट्री ज़्यादा था, यानी कोयला ज़्यादा यूज़ होता था। कोल इंडस्ट्री के कारण सल्फ़र का ऑक्साइड्स बनेगा और ये सल्फ़र का ऑक्साइड्स जो है ये वाटर और ऑक्सीजन, ये वाटरी तो है ही क्योंकि ऑलरेडी फॉग है बच्चों, ये वाटर के साथ मिक्स होके, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ये इसको कूल ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी ठंडा, ह्यूमिड मतलब थोड़ा सूखापन और क्लाइमेट चाहिए। ऐसा क्लाइमेट में बच्चों ये सल्फर ऑक्साइड्स पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हवा में ऐसे ही तैर रहा है, घूम रहा है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग येलो कलर्ड एयर, इसी को लंदन स्मोक बोल दिया गया। बस इतना ध्यान रखना है कि लंदन स्मोक का नाम लंदन से पड़ा क्योंकि वहाँ तक 5 दिन तक लोगों ने इस स्मोक को देखा, जो जिसका कारण था कोल बर्निंग। कोल बर्निंग हो रहा था तो सल्फ़र का ऑक्साइड्स बन गया और सल्फ़र का ऑक्साइड जब पानी और एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना और ये सल्फ्यूरिक एसिड हाई मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में होने के कारण एयर में इतना ज़्यादा हेवी हो गया कि हवा में ये दिखने लगा इसका इफ़ेक्ट और हवा का कलर येलो 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 हो गया। बच्चों अभी मैं स्मोक आपको बताया, एक और स्मोक मैं आपको बताऊंगा, वो है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल मतलब जो केमिकल रिएक्शन से, और फोटो मतलब सनलाइट का यूज से जो बनता है बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा जो स्मोक से इसका क्या क्या प्रभाव है बच्चों। अब सोचिए जब हवा इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो ह्यूमन के लिए, हेल्थ के लिए कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है, कितना सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चों। तो इसके बाद एक और मैं स्मोक पढ़ाऊंगा। ये स्मोक लंदन स्मोक है, क्लासिकल स्मोक, इसी का नाम रिड्यूसिंग, इसी का नाम कोल इंडस्ट्री स्मोक। ये कैसे फॉर्मेशन हुआ मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना है इसको नोट, और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा फोटोकेमिकल स्मोक, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि उसका क्या क्या, इसका तो भाई यही बाई प्रोडक्ट बना H2SO4, उसका क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है और उनसे क्या क्या हार्म होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए बच्चों। और अब बच्चों हमें समझना पड़ेगा फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा स्मोक बच्चों? फोटोकेमिकल स्मोक। आप लोग देख रहे हैं नाम में ही है फोटोकेमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन होगा, और फोटो मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, वो हम लोग देखेंगे। इसका और नाम है लॉस एंजल्स स्मोक, लाइट इंड्यूस्ड। लाइट इंड्यूस्ड इसीलिए बोला क्योंकि सनलाइट के कारण ये इंड्यूस्ड होता है। लॉस एंजलिस इसीलिए बोला बच्चों क्योंकि ये अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा गया था इसे। समझ रहे हैं आप लोग? लॉस एंजलिस क्यों कहा गया? क्योंकि अमेरिका का एक शहर है जहां फर्स्ट टाइम ये देखा गया था। अब देखिए ये एक चमत्कार वाला बात है, ये स्मोक नाम तो है लेकिन इसको ना ही फॉग चाहिए और ना ही स्मोक चाहिए बच्चों। ये बनने के लिए क्या क्या चाहिए? ऐसा स्मोक बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, वार्म यानी गर्म, ड्राई सूखा और सनी क्लाइमेट। सनी क्लाइमेट जानते हैं? धूप वाला क्लाइमेट चाहिए इसे। ऐसा हम लोग सनी डे, ऐसा दिन को बोलते हैं जिस दिन सन बहुत ही ब्राइट वे में चमकता है, यानी जिस दिन का टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है और बहुत ही रोशनी वाला दिन होता है, चमकीला दिन हम लोग जिसको बोलते हैं सनी डे, ऐसा दिन को हम लोग बोलते हैं बच्चों। ये फेवरेबल कंडीशन है इसको बनने के लिए, ये ऐसा माहौल होना ज़रूरी है। कैसे होगा बच्चों? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपको मिल जाएगा हमारे एयर में, कहीं ना कहीं से तो पोल्यूशन के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ ही जाएगा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स
जब ये तो नॉर्मली तो ये टूटते नहीं है बच्चों, लेकिन जब हैवी सनलाइट होगा यानी जब सनलाइट में एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये टूटेगा। ये एच न्यू आपका एनर्जी को दिखा रहा है सनलाइट का, ये ध्यान रखना है, ये सनलाइट ही मान सकते हैं। ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड टूटेगा बच्चों तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन जानते हैं, ये एक ऑक्सीजन, ये बड़ा खतरनाक होता है बच्चों। वैसे तो ऐसा ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल होता है, यानी ऐसा ऑक्सीजन बनता नहीं है, अक्सर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसा ऑक्सीजन बनना ये बहुत ही हार्मफुल है। ये क्या क्या करवाएगा बच्चों, अभी देखिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारे माहौल में यानी अगल बगल हमारे एटमॉस्फेयर का नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मिलेगा और बना देगा O3 ओजोन। फिर कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं कहेगा सर ओजोन तो अच्छा होता है। अच्छा होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, अच्छा होता है, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन अच्छा नहीं है। यानी यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर जो ओजोन का लेयर है वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमें यूवी रेज से बचाता है। लेकिन इसी माहौल में यानी ट्रोपोस्फीयर में ओजोन बन जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये हेल्थ के लिए ख़राब है। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो अच्छा है। ओजोन का अगर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है, हमें हार्मफुल सनरेज से बचाता है। लेकिन अगर वही ओजोन हमारा इस एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फीयर में बनने लगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है बच्चों। चलिए, ये जो ओजोन है ये ट्रोपोस्फीयर में बन गया, यानी हमारा लोअर एटमॉस्फेयर में बन गया, जिसे हम लोग बैड ओजोन कहेंगे। अब ये क्या करेगा मैं वो बताऊंगा आपको, ये करेगा क्या। अब वो क्या क्या रहा है एक तरफ से देखते हैं। अब फिर देखिए, ये ओजोन जो बना था, ये ओजोन फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये जो था इसके साथ फिर ये रिएक्ट करेंगे और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर O2 बनाएंगे। फिर ये दोबारा फिर ये रिएक्शन करेंगे, फिर ये टूटेंगे, फिर नेसेंट ऑक्सीजन बनते रहेगा। यानी ये एक प्रकार से चेन रिएक्शन टाइप से चलते रहेगा, और जिसके कारण देखते ही देखते पूरा का पूरा एयर वहाँ का ख़राब हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। फिर से समझते हैं बच्चों, ये नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। हैवी सनलाइट के कारण, सनलाइट में ज़्यादा एनर्जी के कारण ये टूटेगा तो कुछ ऐसा और ऐसा होगा तो फिर ये वहीं पर ऑक्सीजन के साथ मिलके ऐसा बनाएगा O3, और ये O3 फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और NO2 और O2 बना देगा। फिर NO2 बना तो फिर ऐसा होगा तो होते रहेगा। अब देखिए, फिर ये ओजोन और क्या क्या काम बिगाड़ रहा है अभी। ये ओजोन दोबारा यहाँ पर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर में। क्यों नहीं मिलेगा, व्हीकल्स तो हर जगह है, फैक्ट्री और इंडस्ट्री आजकल सब जगह मिल रहे हैं, तो व्हीकल्स और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन है बच्चों। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन फिर आपका मिलेगा, और वो मिलेगा तो ये ओजोन उसके साथ भी मिक्स होगा। यही ओजोन इतना गड़बड़ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ओजोन ट्रोपोस्फीयर में है यानी लोअर एटमॉस्फेयर में है। यही ओजोन अगर अपर एटमॉस्फेयर में होता कोई दिक्कत नहीं होता। ये ओजोन उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रिलीन और PAN बनाएगा यानी पर एसीटेट नाइट्रेट। ये 3 चीज़ फिर और एक्स्ट्रा बन गया। यानी क्या क्या हो रहा है आप देखिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, ओजोन भी बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बन रहा है, एक्रिलीन भी बन रहा है, PAN यानी पर एसीटेट नाइट्रेट भी बन रहा है। ये सब के सब कंपोनेंट्स बन रहे हैं किस में बच्चों, फोटोकेमिकल स्मॉग में। अब देखिए, टेम्परेचर अगर कम होगा और अगर एक सब काम इनकम्प्लीट हुआ, यानी अगर टेम्परेचर तो इसमें अच्छा चाहिए, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इनकम्प्लीट फोटोकेमिकल स्मोक का कलर होता है ग्रे कलर, आपको ध्यान रखना है, ग्रे कलर दिखाई मिलेगा अगर इनकम्प्लीटली फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा तो, नहीं तो कोई कलर नहीं। अब देखिए, मैं बोलूँ इसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या बना, ओजोन बना, नाइट्रिक ऑक्साइड्स बना बच्चों, एक्रिलीन बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना, PAN बना, यानी ये सब चीज़ें बन के तैयार हो गया। अब ये एक एक चीज़ कितना कितना खतरनाक है ओजोन हमारे लिए। ओजोन का तो ये रिएक्शन मैंने देखा, ओजोन क्या क्या बनाया। अब ये ओजोन खुद क्या क्या गड़बड़ी कर सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या क्या हार्मफुल पहुंचाता है, एक्रिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, PAN के कारण कौन कौन सा बीमारी और कौन कौन सा दिक्कतें आ सकती है, मैं वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले फिर आपको इसको बच्चों नोट करना होगा, इसको नोट कीजिए। आज सोच लिए हैं कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स किसी भी हाल में बच्चों ख़त्म करना ही है,
चाहे जितना बार आपको लिखना पड़े और मुझे जितना ज़्यादा बोलना पड़े, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। जब शुरू हो गए हैं तो हो गए हैं, कुछ देर और सही, 5-6 मिनट और एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को हमें ख़त्म करना है आज। अब हमारा क्या बच गया? सिर्फ इनका इफेक्ट्स बच गया बच्चों कि ये क्या क्या प्रभाव डालता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों इसे। तो बच्चों जो मेन है कंपोनेंट्स, हम उनका इफेक्ट्स पढ़ेंगे। वैसे तो एक्रेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, हमारा लंग्स को ख़राब करता है एक्रेलिन। और देखा जाए तो डिजीनेस, इन्हें चक्कर वगैरह आता है, और ज़्यादा अगर इनहेल कर लिया जाए, एयर में इसका ज़्यादा हो जाए अगर, तो डेथ भी हो सकता है। बट हम उसको नहीं यहाँ मेंशन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। PAN के बारे में सबसे पहले देखिए, PAN यहाँ पर PNN लिख दिया गया है, तो यहाँ पर PAN हम लोग कर लेते हैं। ये जो है बच्चों, ये कंपोनेंट बढ़ रहा था अभी फोटोकेमिकल स्मॉग में। देखिए ये आई इरिटेशन करवाता है, स्किन इरिटेशन, यानी आई और स्किन, यानी आँख और आपका स्किन में इरिटेशन हो सकता है। इरिटेट आप जानते हैं, इरिटेशन हो सकता है बच्चों। उसके बाद ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ PS2, ये बात जो है आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे, बस अभी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ब्लॉक कर देता है PAN इन PS2, यानी फोटोसिंथेसिस 2 में। आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस जो है 1 और 2, वहाँ पर ये बात आपका आएगा, ध्यान रखना बस अभी। स्टॉप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, PS में फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को भी स्टॉप कर देता है ये बात भी वहाँ आएगा। कब बच्चों? जब हम आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस। कॉज एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होता है PAN के कारण। अब देखिए ओजोन का अगर हम बात करें तो ओजोन जो है ये ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये ब्लॉक कर सकता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रिजिडिटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी म्यूकस फॉर्मेशन है, उसको ये रिजिड कर देता है कई बार, यानी कड़ा कर देता है। और म्यूकस अगर नहीं होगा या फिर म्यूकस अगर रिजिड हो जाएगा तो ये हेल्थ के लिए सीरियस प्रॉब्लम है बच्चों। अगर पावरफुल आई इरिटेशन, इसके कारण पावरफुल आई इरिटेशन भी होता है ओजोन के कारण। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का बात किया जाए तो इरिटेशन नोज थ्रोट, यानी नाक में, और थ्रोट मीन्स गला में आपका इरिटेशन हो सकता है। हेडेक, चेस्ट पेन, कफ, ड्राइनेस थ्रोट, यानी थ्रोट में ड्राइनेस, यानी जो हम जिसे सांस लेते हैं बच्चों, हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा गला जो है वो सूखा सूखा सा फील हो सकता है। हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन, ये सब इसके कारण होगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मैंने सब के सब ज़्यादातर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काउज करते हैं, क्योंकि ये सब के सब कहाँ पाया जाएगा बच्चों? एयर में पाया जाएगा। हम एयर से इसको किसी ना किसी हाल में अगर कंज्यूम करेंगे तो ढेर सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मेन जो प्रॉब्लम्स है वो याद रखना है, बाद बाकी और जो कुछ भी है उतना सारा आपका एग्जाम में कभी नहीं आता है बच्चों। ये याद रखना है कि PAN जो होता है, ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला इसमें जो है ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें इरिटेशन, नोज थ्रोट, हेडेक, चेस्ट पेन, इतना सारा तो वैसे डिटेल में नहीं आता है, बट हमें ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों तो हमें समेट के ही पढ़ना चाहिए कि इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, जो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो कंपोनेंट्स बना, वो कंपोनेंट्स हमारा हेल्थ के लिए कितना सीरियस है और कितना सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स खत्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसे नोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।